नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से जन सुराज अभियान के तहत हम लोगों ने ये पदयात्रा गांधी भितिहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण से शुरू की है। पिछले 9-10 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली होते हुए मैं आपके जिले समस्तीपुर में पिछले कुछ दिनों से हूँ। समस्तीपुर में अभी मैं कम से कम 15-20 दिन और रहूँगा। पिछले 9-10 महीनों में गांव-गांव जाकर लोगों से मिले हैं, जो देखा, जो अनुभव किया, जो लोगों ने बताया, उसका एक संक्षिप्त ब्यौरा आपसे साझा करेंगे। उसके बाद आप स्वाभाविक तौर पर जो आपके प्रश्न होंगे वो आप कर सकते हैं। 9-10 महीने चलने के बाद मेरी समझ से जो ग्रामीणों ने बताया, जो जमीन पर हम लोगों ने देखा, बिहार में बेरोजगारी और पलायन ये सबसे बड़ा मुद्दा है। कई बार आपको हमको ये लगता है कि बेरोजगारी और पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जानने के लिए आपको गांव में जाने की क्या जरूरत है? ये तो आप समस्तीपुर में, पटना में बैठकर भी जानते हैं। लेकिन गांव में जाने के बाद, इतना समय बिताने के बाद, इस समस्या के विकरालता और इसके आर्थिक सामाजिक पहलुओं की जो समझ बनी है, उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि ये शायद एकमात्र ऐसी समस्या है जिससे समाज का हर वर्ग प्रभावित है। कई बार हम लोग को लगता है कि पलायन जो है वो गरीबों की समस्या है, गरीब लोग यहाँ से मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो गांव में हम लोगों ने देखा, ज्यादातर जगहों पर 50 से 60% जो युवा है वो बाहर गांव छोड़कर चला गया है। गांव में जब हम लोग जाते हैं तो महिलाएं मिलती हैं, बूढ़े लोग मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं। नवयुवक या तो पढ़ाई के लिए या फिर कमाई के लिए उसको बाहर ही जाना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो आर्थिक तौर पर मजबूत परिवार हैं, उनके भी बच्चों को अपना गांव, अपना परिवार छोड़कर बिहार के बाहर ही जाना है। बिहार में जो परिवार की एक सामान्य परिकल्पना है, वो पलायन ने करीब करीब बर्बाद कर दिया है। करीब करीब सभी परिवारों में ऐसा शायद ही कहीं है कि आप अपने माँ बाप, बाल बच्चों के साथ रह रहे हैं और सामान्य जीवन बिता रहे हैं, खुशी और गम एक साथ हैं। ज्यादातर परिवारों की हालत यही है कि पर्व त्योहार में बच्चे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए वापस आते हैं, लेकिन सालों भर उनको अपने परिवार के साथ रहने का सुख नसीब नहीं है। हम अभी 9-10 महीने से पैदल चल रहे हैं, तो बहुत लोग इसकी चर्चा करते हैं कि मैं परिवार को छोड़कर यहाँ अकेले घूम रहा हूं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बिहार के ज्यादातर परिवार में लोगों को अपने परिजनों के साथ रहने का सुख है ही नहीं। सालों भर आपका लड़का या तो पढ़ाई के लिए या फिर कमाई के लिए, आपका पति, आपके घर का जवान आदमी, सालों भर उसको परिवार से अलग ही रहना है। कोई ईद में 10 दिन घर आया, छठ में 10 दिन घर आया, शादी विवाह में घर आया, बाकी उसको घर में परिवार के साथ रहने का अवसर नहीं है। कमोवेश यही स्थिति बेरोजगारी की है। बेरोजगारी भी एक ऐसी समस्या बिहार में है जिससे सिर्फ गरीब नहीं परेशान है, मध्यम वर्गीय परिवारों की भी, जिनके पास खेत है, जमीन है, व्यवसाय है, उनको भी अपने बच्चों के रोजगार की चिंता उतनी ही है। तो बेरोजगारी और पलायन लोगों ने, हर वर्ग, हर जाति, हर संप्रदाय के लोगों ने के लिए बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी जो बड़ी समस्या यहाँ दिखी वो है किसानी की। खेती करने वाले जो बिहार में लोग हैं, बड़ी संख्या लोग यहाँ खेती करते हैं। खेती का कमाई वाला खेती न होना, खेती के जरिए लोगों का कमाई न कर पाना, ये दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। बिहार में जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, उनकी एक सामान्य सोच अब धीरे धीरे ये बन गई है कि अगर आपके परिवार में कोई नौकरी नहीं करता है या कोई आपके पास दूसरा व्यवसाय नहीं है, तो सिर्फ खेती के जरिए आप परिवार नहीं चला सकते। गांव देहात में लोग बताते हैं कि पहले के जमाने में सिर्फ खेती करके 4-5 वर्ष कुछ बचत करके लोग 1-2 कट्ठा जमीन खरीदते थे। आज हालात ये हैं कि अगर आप सिर्फ कृषि पर आधारित हैं, निर्भर हैं, तो 5 वर्ष में, 6 वर्ष में आपके घर से 1-2 कट्ठा जमीन बिकना है। कोई घर में अगर बीमार पड़ जाए, किसी की शादी आ जाए, तो आपको जमीन बेचनी पड़ती है। ऐसा क्यों है? किसानों की हालत यहाँ इतनी खराब क्यों है? उसके 3 आधारभूत कारण समझ में आ रहे हैं। पहली समस्या जो बिहार में है किसानी को लेकर, वो ये है कि यहाँ भूमि सुधार की दिशा में कोई काम पिछले 75 वर्ष में हुआ ही नहीं है। समाजवाद के नाम पर राजनीति हुई, गरीबों के नाम पर राजनीति हुई, लेकिन बिहार में देश के अन्य राज्यों की तरह
भूमि सुधार का कोई काम नहीं किया गया। उसका नतीजा ये हुआ है कि 60% लोग, मतलब बिहार में रहने वाले जो 100 लोग हैं, उसमें 60 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास 1 इंच जमीन है ही नहीं, उनको जमीन मिली ही नहीं। देश के स्तर पर सिर्फ 38% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। दूसरी जमीन से रिलेटेड बड़ी समस्या यह है कि जिन 40% लोगों के पास बिहार में जमीन है खेती योग्य, उनमें 35 लोग ऐसे हैं जो 2 बीघे से कम के मालिक हैं। तो बिहार में जो खेती का स्वरूप है, ये कमाने वाली खेती नहीं है, ये खाने वाली खेती है। यहाँ ज्यादातर किसान जो है वो खेती इसलिए करता है कि उसका और उसके परिवारजनों का भरण पोषण हो सके, उनका पेट भर सके। खेती करके आमदनी का जुगाड़ नहीं है। सरकारी आंकड़े ये बताएंगे कि बिहार में जो 100 लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, उसमें 3 से 4 लोग ही खेती उनके लिए कमाई का जरिया है। बाकी आदमी खेती या तो अपना बाल बच्चों का पेट भरने के लिए कर रहा है या फिर वो खेत में मजदूर है। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो जल संसाधन की है। बिहार में बाढ़ प्रभावित एक बड़ा इलाका है, इसकी चर्चा भी होती है, हम लोग सब जानते भी हैं। करीब करीब आधी जमीन बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन उससे बड़ी समस्या ये है कि जो बाकी की 50% जमीन है, या तो उसमें सूखे की समस्या है या फिर वहां पर जल जमाव और नदियों के कटाव की समस्या है। सीमावर्ती क्षेत्र जो है नेपाल के, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण जैसे जिलों में नदियों के, जो नेपाल से नदियां आती हैं, नदियां अपना रुख बदलती हैं। तो जब नदी अपना रुख बदलती है तो सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो जाता है। सरकार की ओर से न उसको मैनेज करने के लिए कोई व्यवस्था है, ना कोई सहायता है। सिवान से जब आप आगे चलेंगे तो सिवान में, छपरा में, वैशाली में, समस्तीपुर में जल जमाव बहुत बड़ी समस्या है। हजारों एकड़ जमीन, चंवर जिसको यहाँ लोकल भाषा में लोग कहते हैं, हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जो उपजाऊ है, लेकिन जल निकासी के न होने की वजह से, जल जमाव की वजह से किसान वहां एक ही फसल बड़ी मुश्किल से ले पाता है। कई जगह पर जब हम लोग चलते हैं तो ऐसा दिखता है कि दाहिने साइड बाढ़ है और बाएं साइड, रोड के दूसरे साइड सूखा की स्थिति है या जल जमाव की स्थिति है। तो पूरा जो ये जल प्रबंधन है, पानी जो बिहार की ताकत होनी चाहिए थी, आज यहाँ के लिए वो अभिशाप बन गई है। तीसरी जो किसानों की बड़ी समस्या है, जमीन में जो परेशानी है, सिंचाई की जो परेशानी है, खाद बीज नहीं मिल रहा है, इसके बाद भी जो सबसे बड़ी किसानों की समस्या है वो है उनके फसलों का उचित दाम न मिलना। बिहार में किसान जो पैदा करता है उसको उसका दाम नहीं मिलता है। इसकी वजह से एक सरकारी आंकड़ा सर्वेक्षण ये बताता है कि बिहार में लोगों को, किसानों को उनके फसल के दाम नहीं मिलने की वजह से हर साल करीब करीब 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का लोगों को यहाँ नुकसान हो रहा है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता देता हूं। हम लोग समझते हैं कि पंजाब में किसान बहुत धनी है, तो अभी धान के कटाई के सीजन में मैं पैदल चल के आ रहा हूं। धान बिहार में लोगों ने 1300, 1400, 1500 के दर से बेचा है, जबकि धान का दाम है 2030 रुपए। तो ये जो फर्क है कि 2000 का धान आप 1400 में बेच रहे हैं, पिछले 10 वर्ष में बिहार में सिर्फ 13%, बिहार में पिछले 10 वर्ष में सिर्फ 13% धान ही सरकारी समर्थन मूल्य पर बेचा खरीदा गया है। बाकी 87% जो धान है आपने औने पौने दाम में लोगों को यहां बेचने के लिए मजबूर किया। आपके ध्यान के लिए बता दें कि पिछले 10 वर्ष में, इन्हीं 10 वर्षों में पंजाब में 70% धान सरकारी मूल्य पर खरीदा गया, जबकि बिहार में ये सरकारी मूल्य से 30-40% कम दाम पर खरीदा गया। पिछले 10 वर्ष में बिहार में गेहूं सिर्फ 1% गेहूं खरीदा गया है सरकारी समर्थन मूल्य पर। बाकी लोगों को, बिचौलियों को, बनियों को, नीचे जो साहूकार हैं, उनको औने पौने दाम में बेचना है। तो ये जो 3 आधारभूत समस्याएं हैं, जमीन से जुड़ा हुआ जमीन का मालिकाना हक, दूसरा सिंचाई की व्यवस्था का न होना, और तीसरा किसानों के फसलों का दाम का न मिलना, ये वजह है कि बिहार का किसान आज देश में सबसे गरीब किसान है। बेरोजगारी, पलायन और किसानी के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताई वो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत कभी नहीं थी, लेकिन आज से 10 साल पहले तक हर प्रखंड, हर जिला में कम से कम 1-2 सरकारी विद्यालय ऐसा जरूर था जहां से पढ़ाई करके आप अपना और अपने बच्चों का जीवन सुधार सकते थे। बिहार में 5-7 कॉलेज ऐसे जरूर थे जिनका नाम था राष्ट्रीय स्तर पर, जहां से बच्चे पढ़कर आगे निकल सकते थे।
हम लोग जैसे लोग भी, हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, यहाँ पर यहीं से पढ़कर निकले और आगे का जीवन का रास्ता तय किया। लेकिन पिछले 8-10 वर्षों में बिहार समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के चक्कर में पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कई लोगों को लगता है कि शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई है। तो आपको उसके समस्या का पूरे के सभी पहलुओं की आपकी समझ नहीं है। शिक्षकों का सही नहीं होना वो समस्या का एक बिंदु है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि सरकार की जो उदासीनता है शिक्षा को लेकर, और हर जगह स्कूल बनाने के चक्कर में पिछले 10 वर्ष में हुआ ये कि हर जगह स्कूल की बिल्डिंग बना दी गई। अब नतीजा ये हुआ है कि जहां पर विद्यालय के बिल्डिंग बने हुए हैं वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां पर शिक्षक हैं वहां पर बिल्डिंग नहीं है, और जहां पर दोनों है वहां पर पढ़ाई ही नहीं है। विद्यालयों की छवि बन गई है खिचड़ी बांटने वाले सेंटर के तौर पर। अभिभावक और बच्चे विद्यालयों में आ रहे हैं खिचड़ी खाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है। और यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं कि नीतीश कुमार जी के 17-18 साल का जो शासन का जाएगा, तो शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना, इसको उनका सबसे बड़ा विफलता इसको उनकी मानी जाएगी, सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि यहाँ सड़क नहीं है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो यहाँ सड़क बन जाएगी, लेकिन पिछले 10-12 वर्षों में जिन लोगों के बच्चे इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, वो जीवन भर के लिए शिक्षित समाज के साथ खड़े नहीं हो सकते। कल एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी अब उनका जीवन सुधरने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये नीतीश कुमार के शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय है। स्कूलों की जो छवि है वो खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पर है, और महाविद्यालयों के कॉलेज की छवि है डिग्री बांटने का सेंटर। कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रहा है, स्कूल में भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। बेरोजगारी, पलायन, किसानी और शिक्षा के बाद 4 जो सबसे बड़ी योजनाओं के बारे में करीब करीब हर गांव में लोग बात करते हैं, मैं उसकी चर्चा करूंगा। ये 4 केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में। पहली योजना जो केंद्र सरकार की है, सबसे बड़ी योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलना है। बिहार में अभी तक चलने के बाद 1 साल में जो मुझे समझ में आया, कहीं पर भी लाभार्थियों को 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा है। चोरी और भ्रष्टाचार की वजह से लोगों को 5 के बदले 4 किलो अनाज मिल रहा है। ऐसा इसलिए कि प्रखंड के स्तर पर जो अनाज आ रहा है गरीबों के लिए, उसमें 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिलकर पैसा ले रहे हैं, और ज्यादातर जगहों पर विधायक भी इसमें 6 से 8 रुपए प्रति क्विंटल के दर से अपना हिस्सा ले रहे हैं। तो जब 40 रुपए प्रति क्विंटल आप पैसा ले लीजिएगा, तो यही वो कारण है कि लोगों को 5 किलो के बजाय 4 किलो ही अनाज मिल पा रहा है। दूसरी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है शौचालय की, स्वच्छ भारत अभियान की। गांव गांव में हम लोग गए, 3000 से ज्यादा गांव में जाने के बाद मैं आपको ये विश्वास से कह सकता हूं कि बिहार में खुले में शौच आज भी ज्यादातर गांवों की सच्चाई है। शौचालय बनाने के नाम पर लाभार्थियों से 2000 रुपए के दर से अधिकारियों ने पैसा लिया। शौचालय बना कि नहीं, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं, इसकी चिंता किसी ने नहीं की। जब केंद्र सरकार से दबाव पड़ा तो यहाँ के जिला के अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाकर झूठा सर्टिफिकेट जारी कर दिया ओडीएफ का। तीसरी जो बड़ी स्कीम है, तीसरी योजना है केंद्र सरकार की, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। गांव देहात में लोग आज भी इसको इंदिरा आवास योजना के नाम से ही जानते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 1,40,000 रुपए मिलना है। लेकिन बिहार में अगर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर लेना है तो आपको 20,000 से 40,000 रुपए तक घूस देना है। और इसकी व्यवस्था इतनी बढ़िया बनी हुई है, अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिलके इंदिरा आवास योजना के लिए नाम लिखने के लिए 1,000 रुपया, आपका फोटो लेकर घर के फोटो को ऊपर भेजने के लिए 2,000 रुपया, इसी तरीके से 3 किस्त में जो पैसा जारी करना है, हर किस्त पर लोगों का एकदम शेयर बटा हुआ है। जनप्रतिनिधि को कितना मिलेगा, बैंक के अधिकारी को कितना मिलेगा, बिहार के अधिकारियों को कितना मिलेगा। कुछ जगहों पर यह जरूर है कि जो लोकल मुखिया है, जनप्रतिनिधि है, वो पैसा इसमें नहीं ले रहा है। कुछ ईमानदार लोग जरूर हैं, लेकिन जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहा है, जो मुखिया पैसा नहीं ले रहा है, वहां पर भी इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकारियों को तो 20,000 रुपया आपको देना ही देना है। वो तो मुखिया जी लोग भी कह रहे हैं कि अगर भैया हम लोग पैसा न भी लें तो भी अधिकारियों को पैसा दिए बगैर आपको घर नहीं मिल सकता है। चौथी बड़ी केंद्र सरकार की योजना है मनरेगा की। जब मैं बिहार में पदयात्रा मैंने शुरू की तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि यहाँ गरीबी इतनी है, पलायन इतना है,
भूमिहीन लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है, मुझे हर गांव में पंचायत में मनरेगा का सक्रिय काम दिखेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं 9 महीने में हमको मनरेगा का एक भी सक्रिय काम दिखा ही नहीं। कुछ जगहों पर पंचायत में गांव में लोग ये बताए कि ये जो पेड़ लगा हुआ है ये मनरेगा के अंतर्गत लगाया गया है। कुछ जगहों पर आंगनवाड़ी सेंटर और पंचायत भवन में भी मनरेगा के धन का उपयोग किया गया है, लेकिन मनरेगा का सक्रिय काम अभी तक कोई नहीं दिखा। जब मैंने इसको आंकड़ों में देखा तो पता चला कि पिछले साल बिहार सरकार का मनरेगा में यूटिलाइजेशन है 39%, 39%। मतलब दिल्ली की सरकार ने अगर बिहार के गरीब लोगों के लिए 100 रुपया निकाला मनरेगा के तहत, तो यहाँ के अधिकारियों और सरकार की लापरवाही की वजह से 100 में 61 रुपया तो हम लोग लेकर ही नहीं आए, 39 रुपया ही बिहार में आया। और जो 39 रुपया आया उसमें 40% की दर से मनरेगा में चोरी भ्रष्टाचार हुआ। मनरेगा में दलाली का, चोरी का दर सबसे ज्यादा है। तो ये 4 बड़ी केंद्र सरकार की योजनाओं की स्थिति जो हम लोगों ने जमीन पर देखी। इसके अलावा राज्य सरकार की 4 योजनाओं की मैं चर्चा करूंगा। राज्य सरकार की जो योजना है उसमें 7 निश्चय के तहत जो सबसे बड़ी घोषणा थी कि बिहार में युवाओं के लिए, जो लड़के 18 साल से 35 साल के हैं, जब तक उनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको हर महीने सरकार की ओर से 1000 रुपए की मदद मिलती रहेगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 9 महीना में हमको एक लड़का भी नहीं मिला जिसको ये लाभ मिला हो। इस योजना को बिहार सरकार ने ना शुरू किया, ना लागू किया, इसको ना कोई जानता है, ना कोई इसकी चर्चा करता है। दूसरी योजना एक थी 2015 में बनाया गया था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। उस समय की परिकल्पना थी कि 12वीं के बाद यहाँ के गरीब बच्चों, गरीब घरों के बच्चे मजदूरी न करें, वो पढ़ाई करें, इसके लिए उनको बैंकों से ऋण मिलना था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए। योजना में ये परिकल्पना की गई थी कि 12वीं के बाद 1 से 1.25 करोड़ बिहार के लोग, बिहार के बच्चे इस योजना का लाभ ले पाएंगे और अब अच्छी पढ़ाई करेंगे ताकि उनको मजदूरी न करना पड़े, मिट्टी न काटना पड़े, कुछ अच्छा काम वो जीवन में कर सके। पिछले 8-9 साल में सरकार का अपना आंकड़ा बताता है कि 10 लाख से कम लोगों को भी इसकी ये सुविधा मिली है। ज्यादातर जगहों पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को भी योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। तीसरी बड़ी योजना जिसकी चर्चा हर गांव में हो रही है वो है नल जल योजना। योजना में यह कहा गया था कि बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंचेगा। इसके लिए कोई 25,000 करोड़ रुपया, बिहार की गरीब जनता का 25,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाना था। सरकार का आज दावा है कि करीब करीब 70% नल जल योजना काम कर रही है, चल रही है। 9 जिलों, पिछले 9-10 महीनों में पैदल चलने के बाद मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 70 से 80% नल जल योजना काम नहीं कर रही है। या तो योजना ठीक से बनी नहीं, या बनी तो चोरी और भ्रष्टाचार की वजह से चलकर खराब हो गई, बंद हो गई, या कुछ जगह पर जहां बनी चली वहां पर जो वार्ड सदस्य थे जिनके जमीन पर या जिन्होंने इसको बनवाया था अपने जमीन पर या अपने हित मित्र दोस्तों के जमीन पर, जब वो लोग वार्ड सदस्य चुनाव हार गए तो इन योजनाओं को एक तरीके से बंद कर दिया गया। ये जो बड़ी समस्या है जिसकी चर्चा नहीं होती है कि नल जल योजना जिस जमीन पर बनी हुई है उस जमीन का मालिकाना हक किसके पास है। जिसके जमीन पर नल जल योजना बनी है, अगर उस समय वो वार्ड सदस्य था तो वार्ड सदस्य तो चुनाव हार गया, तो अब वो चलने ही नहीं दे रहा है। अगर किसी तीसरे व्यक्ति के जमीन पर बनी हुई है तो उस व्यक्ति को यह बताया गया था या उसकी ऐसी सोच थी कि नल जल योजना के लिए चूंकि वो जमीन दे रहा है तो उसके घर से किसी एक आदमी को नौकरी मिल जाएगी। अब नौकरी तो मिली नहीं, नतीजा ये हुआ कि वो नल जल योजना चलने ही नहीं दे रहा है। कई गांवों में तो बजाबता लोग नल जल योजना का पंप पाइप यूज करके पानी का व्यापार कर रहे हैं, टैंकर भरते हैं, टैंकर भरने का बदले में कुछ पैसा भी कमाते हैं। इसके बाद जो चौथी बड़ी योजना थी, जो उस समय के हिसाब से सबसे बड़ी योजना थी, गांव गांव में हम लोग जाते हैं, लोग नाली और गली पानी के निकलने की समस्या बिहार में बहुत बड़ी समस्या है। 2015 में यह तय किया गया कि 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा ताकि बिहार के हर घर से नाली का पक्कीकरण करके उसको बाहर निकाला जाए और गांव में एक बड़ा नाला बनाया जाए जिससे सबके घर के पानी को निकालकर गांव के बाहर उसका निस्तारण किया जाए। योजना का बजट था 80,000 करोड़ रुपया। अब हम लोग जब गांव में जा रहे हैं तो घरों में जो नालियां हैं उसके पक्कीकरण की तो बात ही छोड़ दीजिए। गांव में रोड के किनारे कुछ नाले जरूर बने हुए हैं। ये दिखाता है कि योजना के नाम पर हजारों करोड़ रुपया निकाला गया, लेकिन उसमें काम कुछ नहीं हुआ। सड़कों के किनारे ये बड़े नाले बनाए गए हैं, ये बेतरतीब तरीके से बनाए हुए नाले हैं। घरों से पानी निकालकर इन नालों तक कैसे पहुंचाया जाएगा इसकी सोच किसी ने नहीं रखी।
इन नालों के पानी को बाहर कैसे निस्तारित किया जाएगा, इसकी भी चर्चा किसी ने नहीं की। नतीजा ये हुआ कि रोड के किनारे बने हुए ये नाले ज्यादातर गांवों में कूड़ेदान बन गए हैं। ना उसमें घर का पानी आता है, ना इन नालों में जमा पानी बाहर निकलता है। दो क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें सामान्य बिहार के लोग ये समझते हैं कि सुधार हुआ है, वो है सड़क और बिजली। तो बिजली को लेकर मैं ये आपको जरूर कह सकता हूं कि जितने भी गांव टोले में हम लोग गए पिछले 1 साल में, हर जगह बिजली आ गई है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बिहार के करीब करीब सभी गांव, घर, टोले, पंचायत में बिजली आ गई है। लेकिन बिजली को लेकर जो ग्रामीणों की समस्या है वो है गलत और बढ़े बिल का आना। हर गांव में लोग बता रहे हैं कि बिजली का बिल भैया बहुत ज्यादा आ रहा है। 2000 से लेके 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए तक भी लोगों का बिल आ रहा है। अभी कल मैं देख रहा था मुख्यमंत्री के जनता दरबार में एक व्यक्ति 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल लेकर गया था, वो रो रहा था मुख्यमंत्री के सामने बैठ के। तो ये हर गांव में हम लोग देख रहे हैं, लोग 20,000, 25,000, 18,000, 5,000 का बिल लेकर घूम रहे हैं। एक बार बिल गलत आ गया तो अब आप लोक अदालत और DCLR के ऑफिस का चक्कर लगाते रहिए, आपका कनेक्शन कट जाएगा। अगर आपका बिल ज्यादा है, 60,000, 80,000 कहीं आ गया, तो कई लोग हमको ऐसे भी मिले जिन पर फौजदारी का केस हो गया है। कुछ लोग ऐसे भी मिले जो बता रहे हैं कि उनके घर के आदमी घर परिवार छोड़कर भाग गया है, डर के मारे कि वो अरेस्ट कर लिया जाएगा। रोड की जहां तक बात है, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय और राजकीय राज्यमार्ग, नेशनल और स्टेट हाईवे में सुधार हर जगह लोगों ने बताया और आंख से हम लोग को दिखा दी। पिछले 10 साल में राष्ट्रीय राज्यमार्ग बिहार में उसकी स्थिति सुधरी है और स्टेट हाईवे भी कुछ हद तक बेहतर हुआ है। लेकिन ग्रामीण सड़कों की जो स्थिति है, लोग बाग यही बता रहे हैं कि उसकी स्थिति वही है जो लालू जी के जमाने में कभी होती थी। ग्रामीण सड़कों की स्थिति आज भी बिहार में भयावह है। मैंने चिकित्सा को लेकर कोई कमेंट्री नहीं की, कोई वक्तव्य नहीं दिया। वो इसलिए कि बिहार में ग्रामीणों के चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार की कोई व्यवस्था है ही नहीं। अगर होती तो मैं आपको कहता कि अच्छा है कि खराब है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कम से कम ग्रामीण स्तर पर लोग पूरी तरीके से ग्रामीण चिकित्सकों पर आधारित है और उससे अगर ज्यादा जरूरत है तो आपको बड़े जगहों पर अनुमंडल और जिले में आकर सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में आना है। मैं अनुमंडल या जिला के अस्पताल में गया नहीं हूं, इसलिए मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन गांव में, पंचायत में, ब्लॉक में, प्रखंड में जो मैं अस्पतालों की मैंने हालत देखी, कहीं पर भी अभी तक हमको ऐसा अस्पताल छोटा नहीं दिखा जहां डॉक्टर साहब बैठे हों, 10, 20, 50 रोगी हो, दवा बट रहा हो, ऐसा कहीं मुझे दिखा नहीं। 3 शब्द जो सबसे ज्यादा ग्रामीणों ने हमें अभी तक बताया वो है अफसरशाही से परेशान जनता। बिहार में जहां पर भी हम लोग गए, लोगों ने बताया कि साहब ये अफसरों का राज है, अफसरों की मनमानी है। चाहे आप पत्रकार हैं, गरीब जनता हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, हर आदमी बता रहा है कि बिहार में अफसरों का राज है, वो जो चाहेंगे वही होगा। दूसरा जो शब्द सबसे ज्यादा सुनने में आया वो है सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बिहार में आप बिना पैसा दिए हुए करा सकते हैं। चाहे आपको जमीन का रसीद कटाना है, चाहे आपको म्यूटेशन कराना है, थाने में FIR करना है, जाति प्रमाण पत्र लेना है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो स्थानीय लोगों के मुताबिक बिना पैसा दिए हुए आप करा सकते हैं। और तीसरा जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द रहा वो है PC, जो दलाली का नया नाम है बिहार में। PC योजना चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की, हर योजना में यहाँ के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिलके व्यवस्थित तरीके से 20% से 40% के दर से भ्रष्टाचार, दलाली काट रहे हैं। तो अफसरशाही से परेशान जनता, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में काटे जाने वाला PC, ये 3 सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शब्द हैं। हर जिले में हर वर्ग के लोगों ने ये बात बताई। मेरा अभी तक का 9-10 महीने का अनुभव ये रहा है। अब जो आपके सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल है तो कर लीजिए, नहीं तो इसको हम लोग बंद करेंगे। पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि बिहार में जितनी समस्याओं की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं, ये ज्यादातर लोग समझते हैं। ज्यादातर लोग तो ये भोग रहे हैं खुद, उनको पता है इन समस्याओं के बारे में। लेकिन जब बिहार में वोट होता है तो विकल्प के अभाव में ये लोग या लोगों की अपनी जो सोच है उसके तहत लोग फिर गलती करते हैं और जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर या लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते हैं।
वो अपने बच्चों के शिक्षा के लिए वोट नहीं करते हैं। लोग यहाँ पर फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं करते हैं। लोग यहाँ जमीन मिले, उस खेती किसानी कमाई वाला बने, इसके लिए वोट नहीं करते हैं। इसीलिए बिहार की ये दशा सुधर नहीं रही है। तो पदयात्रा का उद्देश्य है कि गांव गांव जाया जाए और लोगों को बताया जाए कि अगर आप एक बेहतर बिहार बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने और अपने बच्चों की चिंता कीजिए। अगर आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो किसी जाति, किसी धर्म, किसी विचारधारा का नेता और दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। तो जन सुराज का ये जो अभियान है, लोगों को ये बताना कि आप अगर गरीब हैं, पिछड़े हैं, परेशानी में हैं, तो इससे निकलने का एक ही उपाय है कि अगली बार जब चुनाव हो तो आप नेताओं को देखकर नहीं, जाति, धर्म, विचारधारा को देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट कीजिए। अपने बच्चों के पढ़ाई और उनके रोजगार के लिए वोट कीजिए, न कि भारत पाकिस्तान के लिए, अपने जात के लिए, 5 किलो अनाज के लिए और नाली गली के लिए। पदयात्रा का यही उद्देश्य है। इसी के लिए गांव गांव जाकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार के शिक्षकों से पढ़ाने के अलावा कई तरह के और भी काम लिए जाते हैं, और जब शिक्षक किसी भी मांग को लेकर जाते हैं आंदोलन करने के लिए तो उन्हें चिन्हित कर उनको नाम हटाया जाता है, उनको तत्पर रोका जाता है। जिस तरह की स्थिति है पूरे बिहार में। मेरे भाई ऐसा है, मैंने आपको पहले बताया, शिक्षकों की गुणवत्ता वो एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे सिर्फ शिक्षकों की गुणवत्ता नहीं है। आपने बताया कि शिक्षकों से दूसरा काम करा रहे हैं इसलिए विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है। मान लीजिए कि 1 मिनट को आपकी बात मान लेते हैं। आप हमको ये बताइए कि पटना में साइंस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है, पटना कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है, लंगट सिंह कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है, सीएम साइंस कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? वहां के शिक्षक तो दूसरे काम में नहीं लगे हुए हैं। मूल बात आप समझिए, जो सरकार यहाँ है उसका शिक्षा उसके प्राथमिकताओं में है ही नहीं। वो जानते हैं कि अगर समाज अनपढ़ रहेगा तभी तो आप मजदूरी करने के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर वोट हमेशा देते रहेंगे। अगर बिहार में लोगों के बच्चे शिक्षित हो जाएं तो आज के जो नेता हैं वो कैसे चुनाव जीतेंगे? तो ये एक सोची समझी साजिश तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक सोची समझी रणनीति है कि समाज को आप इतना नीचे रखिए, इतना अनपढ़ रखिए कि आप 5 किलो अनाज ही आपको भगवान का वरदान दिख रहा है। अगर कोई नेता आकर आपसे एक सरकारी क्लर्की की नौकरी बता गया तो वही आपको वरदान दिख रहा है। आपको कोई लोग यहाँ इसलिए वोट दे रहे हैं कि जानने दीजिए भैया, खाने के लिए नहीं है, लेकिन कोई मार तो नहीं रहा है, कोई गुंडा बदमाशी तो नहीं कर रहा है। लोगों की अपेक्षाओं को इतना नीचे कर दिया गया है। तो लोकतंत्र में आप 2 तरीके से वोट ले सकते हैं। एक, लोगों की जो अपेक्षा है, जो एस्पिरेशन है, उसको बढ़ाकर अच्छा काम कीजिए और लोगों को और आगे बढ़ने के लिए तैयार कीजिए। दूसरा वोट लेने का ये भी तरीका है कि सबको गरीब और अनपढ़ बना के रखिए, तो जो कुछ भी आप दीजिएगा उसको ज्यादा ही दिखेगा। लोगों को यहाँ बिजली आने के नाम पर लोगों ने वोट दिया है। मेरे भाई, बिजली आना अच्छी बात है, लेकिन पूरे बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं, दिल्ली में 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, और दिल्ली में बिहार के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा बिजली की खपत है। यहाँ बिजली तो आ गई है, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है कि आप पंखा, टीवी, कूलर, फैन कुछ लगा सकिए। एक बल्ब जलाने का पैसा नहीं है लोगों का, लेकिन लोगों को लग रहा है चलो भाई, पहले लालटेन में डिबरी में पढ़ते थे, कम से कम एक बल्ब तो आया। तो ये सरकार जो ये समाजवाद के नाम पर बिहार में गरीबी का बंटवारा हुआ है। समता मूलक समाज बनाना है तो लोगों को, सबको गरीब बना दीजिए तो बन गया समता मूलक। भाई एक तरीका है कि सबको धनी बनाइए, सबको अच्छा बनाइए तो अच्छा समता मूलक बन जाएगा, सब बराबर हो गए। दूसरा बराबर करने का यह भी तरीका है कि सबको अनपढ़ बना दीजिए तो सब बराबर हो गया, सबको गरीब बना दीजिए तो सब बराबर हो गया। नहीं, पहली बात तो आप ये समझिए कि ये राजनीतिक चाणक्य वगैरह ये तो शब्द आपके हैं। राजनीति से समाज नहीं सुधर सकता है, समाज राजनीति को सुधार सकता है, उल्टा नहीं है। आप उल्टा समझ रहे हैं। जो समाज सजग नहीं है, सचेत नहीं है, अपने बच्चों के लिए खड़ा नहीं है, वो अच्छी राजनीतिक व्यवस्था नहीं बना सकता है। मैं हर गांव में जाकर बता रहा हूं कि अगर आप 500 रुपया लेकर मुखिया जी को वोट दीजिएगा, मुर्गा भात खाकर मुखिया को वोट दीजिएगा मुखिया के चुनाव में, अगर आप 2 पाउच पीकर मुखिया के चुनाव में वोट कीजिएगा, तो स्वाभाविक तौर पर जो नेता जीत कर आएगा, मुखिया बनेगा, वो चोरी ही करेगा, वो हरिश्चंद्र तो हो नहीं सकता है। तो अगर आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट कीजिएगा, आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोटे नहीं कीजिएगा, आप अपने फैक्ट्री रोजगार के लिए वोटे नहीं कीजिएगा, तो आपका दशा सुधरेगा कैसे? तो हम सुधार सकते थे कि नहीं? जब कोई, आज भी नहीं सुधार सकते। कोई एक व्यक्ति बिहार को नहीं सुधार सकता है जब तक बिहार के समाज में, लोगों के मन में ये चेतना नहीं जगेगी कि भाई हम लोग अगर नहीं सजग होंगे तो जिस गरीबी बदहाली में हम लोग जी रहे हैं
हम लोग के आने वाली पीढ़ी और बच्चों को भी इसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। तो जब तक समाज में वो चेतना नहीं आएगी तब तक बिहार को कोई सुधार नहीं सकता है। बेंगलोर में अभी विपक्षी दलों का मीटिंग हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी फिर से इस बार अपना पक्ष बदलने वाले हैं? अरे भैया जाइए नीतीश कुमार से पूछिए, नीतीश कुमार को खुद नहीं पता है कि वो कहाँ खड़े हैं। नीतीश कुमार जी को इतनी बार वो घूम गए कि उनको खुद, जब आप बहुत चक्कर लगा लेते हो तो आपको आपका दिमाग चकराने लगता है। तो वही हाल नीतीश कुमार जी का है, उनको खुद नहीं पता है कि वो किस खेमे में खड़ा है, कहाँ खड़े हैं। कभी महागठबंधन में, कभी एनडीए में, फिर महागठबंधन में, फिर एनडीए में। तो भाई इसका क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। बदलाव की बात कर रहे हैं, बेहतर समाज की बात कर रहे हैं, विकल्प में कौन है? क्या विकल्प मेरे भाई, विकल्प समाज को बनाने दीजिए। आपको इतनी घबराहट क्यों है? जब बिहार की जनता जगेगी, बिहार की जनता सजग होगी, तब विकल्प बनेगा। विकल्प बनाने के बाद समाज को नहीं जगाया जाएगा। ये जो प्रयास है ये समाज को जगा, ताकत समाज के पास है, लोगों के पास है। लोग नेता बनाते हैं, लोग विकल्प बनाते हैं, विकल्प से लोग नहीं बनते हैं। विकल्प बिहार में अगर नहीं है तो प्रयास हो रहा है, लोगों को खड़ा होने दीजिए, लोगों को समझने दीजिए। लोग अगर खड़े होंगे, बिहार में लोग बेवकूफ नहीं है, ये उनके समझ पर थोड़ी धूल पड़ गई होगी, लेकिन बिहार के लोग बेवकूफ नहीं है। यहाँ लोगों को और कुछ समझ हो चाहे नहीं, बिहार की गरीब जनता को राजनीतिक समझ तो बहुत अच्छी है। आप बिहार के किसी गांव में 4-5 बच्चों को बैठा दीजिए, नवयुवकों को बैठा दीजिए, उसको बिजनेस धंधा आए या ना आए, उसके पास पैसा पढ़ाई हो चाहे नहीं, उसको राजनीति की अच्छी समझ है। तो ये जरूर बिहार में अभी हम लोग 30-40 साल से बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ये जो भूमि है ये तो ज्ञान की भूमि है। यहाँ देवताओं को भी आकर ज्ञान मिला है। देश भर में शासन व्यवस्था बिहार से चला है। जब लोग यहाँ जगेंगे, लोग यहाँ खड़े होंगे, तो इन लोगों में यहाँ ताकत है, वो विकल्प भी बनाएंगे और समाज को भी बेहतर बनाएंगे। फिर आप वही बेकार बात कर रहे हैं। आप व्यक्ति और दल से ऊपर उठने को तैयार नहीं है। हमने, अगर हमको विकल्प होना होता तो हम दल बनाकर यही काम कर रहे होते। मैं कह रहा हूं कि भाई जब तक समाज नहीं सुधरेगा, आप यहाँ खड़े बैठ के पत्रकार के तौर पर सवाल कर रहे हैं। आपने बताया कि शिक्षा व्यवस्था खराब है, और आप ही जब बाहर जाइएगा तो वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान के नाम पर, जात के नाम पर, तो सुधरेगा कैसे? जब तक जो आप कह रहे हैं, जो आपकी समस्या है, उस पर आप वोट नहीं कीजिएगा, तब तक सुधार नहीं संभव है। भाई जनता के पास विकल्प अगर नहीं है तो इसीलिए तो ये प्रयास किया जा रहा है कि जनता मिलकर विकल्प बनाए। अब स्वाभाविक तौर पर कोई चीज आप बनाने जाएंगे तो उसमें समय लग सकता है, आप थोड़ा धीरज रखिए। ये विकल्प बनाने का ही तो प्रयास है। सबसे पहली रणनीति है कि समाज शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर वोट करना शुरू करे। अगर आप बिजली के लिए वोट करते हैं तो आपके घर बिजली आती है। अगर आप राम मंदिर के लिए वोट करते हैं तो अयोध्या में राम मंदिर बनता है। अगर आपने पुलवामा के लिए वोट किया है तो भारत पाकिस्तान की बात हो रही है। अगर आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट किया है तो 1 किलो चोरी हो रहा है, फिर भी 4 किलो अनाज मिल रहा है। तो अगर बिहार में लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए वोट करेंगे तो बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार भी होगा। देखिए, आपके दिमाग में अगर कीड़ा है तो आपके कान से निकलेगा नहीं। बिहार में सरकार कौन चला रहा है? लालू, नीतीश, पिछले 32 साल से। तो हम टिप्पणी किस पर करें? आपको जो मैं पूछ रहा हूं वो सवाल कीजिए। बिहार में सरकार आप चलाइएगा तो सवाल आप पर नहीं खड़ा होगा, तो कर्नाटक की सरकार पर सवाल खड़ा होगा। और सिंपैथी मेरी किस पर है? हमको, आप सुनिए, ऐसा है, आपसे हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसके साथ सिंपैथी है और नहीं है। बिहार में 32 साल से सरकार लालू और नीतीश चला रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर सवाल उनसे पूछे जाएंगे। अगर सड़क नहीं बनी है, अगर यहाँ पर भ्रष्टाचार है, अगर यहाँ पर जमीन का रसीद काटने में पैसा लग रहा है, तो इसके लिए कनाडा के सरकार को बोले आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। मेरी जनता से अपेक्षा बस इतनी है कि अगर आप और आप अपने परेशानियों से बहुत दिनों से जूझ रहे हैं, तो आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके पढ़ाई के लिए और रोजगार के लिए वोट कीजिए। जिसको वोट करना है कीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए कीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए कीजिए। घर में बैठ के ये कहते रहने से कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, 5 वर्ष चर्चा कीजिएगा शिक्षा व्यवस्था का, और जब वोट देना होगा तो जाके अपने जात के नाम पर वोट दीजिएगा, तो शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। लोकतंत्र में किस बात के लिए आप वोट देते हैं इसका महत्व है। वोट किसको देते हैं आप लोग चर्चा इस पर कर रहे हैं, उसका कोई महत्व ही नहीं है। वोट आप किसी को दीजिए, लेकिन वोट सही कारण के लिए दीजिए।
आपने बिजली के लिए अगर नीतीश को वोट दिया तो बिजली आई, अगर आपने अनाज के लिए मोदी को वोट दिया तो अनाज आया। वोट आप किसी को दीजिए, लेकिन जिस वजह से वोट दीजिएगा वो जरूरी है, वो बताने का प्रयास है। बिहार के विकास के लिए या विकास के न होने के लिए सबसे पहले आप और हम और बिहार की जनता जिम्मेवार है। ये आप पत्रकारिता जो अभी नया नया कितने दिन से कर रहे हैं हमको पता नहीं है, बिहार की बदहाली के लिए हम और आप जिम्मेवार हैं। सरकार चाहे केंद्र में बने या राज्य में बने, चुना हम लोगों ने है, वोट हमने दिया है। एक आदमी जहां पर काम नहीं हो रहा है वही विधायक 3-3, 4-4 बार से जीत भी रहा है, तो दोष केंद्र और राज्य का क्यों है? जिस विधायक को आप गाली दे रहे हैं कि काम नहीं कर रहा है, उसी विधायक को जात के नाम पर वोट दे रहे हैं, उसी नेता को धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं। तो गलती आपकी है और आप जैसे लोगों की है, जो कि कोई जिसको सवाल नहीं करना है, जिसको इसका उत्तर नहीं चाहिए, उसको यहाँ समाज को बेवकूफ बना के रखना है। आप मतलब बकवास का कोई अंत ही नहीं है आपका। आप या तो बिल्कुल आप बकवास कर रहे हैं, इसलिए बकवास कर रहे हैं कि आप एक तो 9 महीने से मैं जो बोल रहा हूं गांव गांव जाकर, उसको आपने सुना नहीं, देखा नहीं। मैंने आपके पत्रकार वार्ता में भी शुरुआत की 4 केंद्र सरकार की योजनाओं से, उस समय आप दिमाग रखे थे ताला बंद करके। आप पत्रकार सुनिए, आप पत्रकार वार्ता में आए हैं घर से ही सोच के कि हमको यही सवाल पूछना है। आपने हमने केंद्र, यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, हमने राज्य सरकार से पहले केंद्र सरकार की 4 योजनाओं की चर्चा की कि नहीं की? आपको तो वो भी नहीं मालूम है कि कई गो केंद्र सरकार का योजना चल रहा है, लेकिन भाषणबाजी करने की आदत है। यहाँ पर जो स्थिति है, नेता और समाज, जितना जो बड़ा बेवकूफ है वही यहाँ पर बड़ा दिखता है। शर्ट के ऊपर गंजी पहन लिया तो उसको आप जैसे लोग बताते हैं कि यही जमीनी नेता है। नेता होने का मतलब यहाँ यह है कि उसको भाषा का ज्ञान ना हो, वो अनपढ़ आदमी हो, वो बदमाश हो, उसको समझ किसी चीज की ना हो, उसी को आप लोग नेता बनाते हैं। और वही काम यहाँ के लोगों का है। सवाल भी आप वही कीजिएगा। कोई नेता आएगा तो उससे वो सवाल नहीं कीजिएगा। केंद्र के यहाँ पर जो MP जीत कर आए हैं, आप तो यही पत्रकारिता करते हैं ना। जरा एक बार हमको दिखाइए कि कितना बार आपका दम है कि आपने नित्यानंद राय से पूछा हो कि आपने कुछ किया है यहाँ। आप वो नहीं पूछिएगा। प्रशांत किशोर केंद्र सरकार के लिए क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं छोड़िए ना, हम तो आपसे वोट नहीं मांगने आए हैं, पार्टी नहीं ना बनाए हैं। हम ये कह रहे हैं कि समाज में बेहतरी हो, समाज में बेहतर समझ हो, उसके लिए अपना साधन व्यवस्था लगाकर, अपना शरीर खपाकर गांव गांव घूम रहे हैं। और आप बैठ के यहाँ पर चौधराहट कीजिएगा और हमको ज्ञान दीजिएगा। आपको दम है किसी केंद्र सरकार के मंत्री को, किसी MP को एक सवाल पूछने का? चलिए, हम आपसे उलझना नहीं चाहते हैं, आप बड़े पत्रकार हैं, इसलिए पत्रकार की तरह सवाल कीजिए, एजेंडा मत लेकर आइए। अरे भैया, हम जवाब, कोई पत्रकार ऐसा है नहीं मेरे बंधु इस देश में जो कि हम जिसके सवाल से हम कतरा जाएं। अभी आप पत्रकारिता शुरू कर रहे हैं इस देश में 10 वर्ष, आप क्योंकि उसका जवाब हम आपको दे चुके हैं। अरे मेरे भाई, हम पूछिए। भैया, बदलाव नहीं आ रहा है तो आप ये बताइए कि हजारों लोग जो जन सुराज से जुड़ रहे हैं, हम तो दल बनाए नहीं हैं, वोट मांग नहीं रहे हैं, हम अपनी जाति की बात करते नहीं हैं, हम किसी को पैसा लड्डू बांट नहीं रहे, तो लोग क्यों जुड़ रहे हैं? वो तो आपको देखना है कि लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। चेहरा ऐसा है कि समाज में वो ताकत है जिसको आप आज चेहरा मानते हैं, उसको चेहरा किसने बनाया है? बिहार के लोगों ने बनाया है। तो बिहार के लोगों को तय करने दीजिए ना। दिक्कत यह है कि आपको इतनी हड़बड़ी है, हमसे ज्यादा हड़बड़ी बिहार के पत्रकारों को है कि कल आपको ब्रेकिंग न्यूज चाहिए। अगर हम 7 जिले चलने में हमको साल भर लगा है, तो अभी तो 2/3 बिहार बाकी है। हमको घूमने दीजिए, हमको देखने दीजिए। हम अपने जीवन का 2 साल 3 साल लगाना चाहते हैं, तो आपको क्या घबराहट है? हम तो कहे नहीं कि हमारा चुनाव में क्या होगा। हमारे चुनाव की चिंता आप क्यों कर रहे हैं भाई? और जितनी समझ आप लोगों को राजनीति की है, आप लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, थोड़ी बहुत राजनीति और चुनाव